So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर ऑफ साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। तो चलिए आप सब लोग रेडी हो जाइए, अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्लास 10th साइंस का हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं, काफी सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में मैं आपको एक बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, यानी कि प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसको हम देखेंगे कि उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर जो होता है 10th का जो पेपर होता है आपके पास, वो कैसा आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर कितने शब्दों में लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ये सारी चीजों को हम आज की क्लास में करने वाले हैं डिस्कस। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की क्लास। आप सब लोग रेडी हो जाइए, अपना अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, सो रेडी करते हैं आज की क्लास को। आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को समझने का। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका बोर्ड एग्जाम 2020 विज्ञान सैद्धांतिक यानी साइंस थ्योरी का पेपर। साइंस थ्योरी का ये पेपर है 2020, मतलब कि पिछले ही साल का है। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें साइंस थ्योरी के हमको कितने नंबर का ये पेपर आता है। सबसे पहले एक चीज देखते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको 3 घंटे में आपको 80 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस 3 घंटे में कई बच्चे 80 नंबर ला देते हैं, कई 70, 75, 60, है ना। सबका जो है टाइम सबको बराबर मिलता है, लेकिन नंबर सबके बराबर नहीं आते, है ना। चलिए, तो वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस 3 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करा है, किस तरीके से आपने उस 3 घंटे में अपना काम करा है। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है, 30 क्वेश्चन होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको 30 क्वेश्चन के आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है, 30 क्वेश्चन के आंसर देना आपको कंपलसरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के लिए हमको चॉइस मिलती है, कुछ क्वेश्चन में हमको अल्टरनेट भी मिलते हैं, तो वो क्वेश्चंस के बीच में हमको देखने को मिल जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए कितने अंक का है वो उसके सम्मुख लिखा होगा। एक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न है, 7 से 15 तक 2 अंक के, फिर 16 से 24 तक 3 अंक के, फिर 25 से 30 तक 4 अंक के। मतलब 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 नंबर के हमको आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये तो होगा इंस्ट्रक्शंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है सेक्शन ए है, इसमें क्या लिखा गया है 1 into 6, मतलब कि 1 गुणा 6। तो 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 1 नंबर के। अगर आप 6 के 6 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी है, उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। हम अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन हमने अब तक पढ़े हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे फिजिक्स का दिख रहा है वो है ये वाला। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है। जल्दी से अगर कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहता है तो वो दे सकते हैं। कोई भी बच्चे अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। क्वेश्चन है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है। 4 ऑप्शन है, विभव क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दिशा क्षेत्र, उदासीन क्षेत्र। इंग्लिश में क्वेश्चन है द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड पोटेंशियल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन फील्ड एंड न्यूट्रल फील्ड। चलिए, कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चैट के माध्यम से आप आंसर भेज सकते हैं अपने। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित वो करता है। ठीक है, अगर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, मतलब पता लगे कि यहाँ पर चुंबक रखा है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है इसके लिए। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। The distance between pole and principal focus of a spherical mirror is called radius of curvature, focal length, center of curvature, principal axis। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से सोचिए कौन सा होगा। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो कहलाती है फोकस दूरी, वो कहलाती है दर्पण की फोकस दूरी। अगर हम देखें तो ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। ठीक है, नीचे लिखा है दर्पण में 3 बिंदु होते हैं, एक ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। पहला बिंदु होता है P ध्रुव, F फोकस दूरी, फोकस मुख्य फोकस जिसे हम कहते हैं, और C होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, P और F के बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई? फोकस दूरी कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सेकंड, फोकल लेंथ। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है आपका। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद द जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट। द करंट फ्लो इन बल्ब इज 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने किससे कनेक्ट करा हुआ है? जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट से। बेसिकली आपके एक स्विच में हमने लगा रखा है, ऐसा समझिए। एक बल्ब को हम एक स्विच से जला रहे हैं जहां से 220 वोल्ट का वोल्टेज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उस बल्ब को मिलता है। बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या? तो क्वेश्चन को अगर मैं समझ के करने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से है। हमें दिया है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे हम। हमें क्या क्या दिया है अगर क्वेश्चन में पढ़े तो हमें दिया है 220 वोल्ट का जनित्र से संयोजित यानी कि वोल्टेज दे रखा है और 0.5 एम्पियर विद्युत धारा दे रखी है। शक्ति हमको P निकालना है, तो हमको दे रखा है V 220 वोल्ट और I दे रखा है हमको 0.5 एम्पियर या फिर 0.50 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको निकालनी है पावर P। ये क्या है? ये है वोल्टेज, I क्या है? धारा, और P क्या है? शक्ति। अतः शक्ति निकालेंगे। P का क्या फॉर्मूला होता है V और I के टर्म्स में? P बराबर V इंटू आई से आप निकालिए। P इज इक्वल टू V की वैल्यू रखिए 220, I की वैल्यू रखिए 0.5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। ये आएगा 110 वाट। 110 वाट ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर 110 वाट। आप लिख सकते हैं लास्ट में अतः बल्ब की शक्ति 110 वाट होगी। कितनी होगी? 110 वाट होगी। समझ में आया है क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 110 वाट। ठीक है, नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है ये भी फिजिक्स का है, इसको भी हम करेंगे। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा? A man is able to see the distant object clearly but unable to see clearly the nearly objects. Which sightedness is the man suffering from? तो हम ये जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख पाती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख पाती, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है दृष्टि दोष से ग्रसित है, दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसे क्या है? दृष्टि दोष है। ठीक है, और जब दूर की वस्तुएं साफ दिख रही है पर नजदीक की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष है।
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए, वन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वर्ल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आजकल हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं वैकल्पिक स्रोत के रूप में, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। हालांकि आप ये बात भी जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा जो है इसमें काफी ज्यादा हम ये देखते हैं जो कार्बन उत्सर्जन है यानी कि पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा सही नहीं होता। ठीक है, पर्यावरण को नुकसानदायक ये एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको बनाने में जो प्रोसेस लगती है वो पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, उसके लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए हम अब ऐसे वैकल्पिक स्रोत के बारे में ढूंढ रहे हैं, ऐसे वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढ रहे हैं जो कि हमको हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर सके, है ना, हमारे रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सके, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी वो फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सामने देख रहे हैं आप, नंबर भी लिखे हैं क्वेश्चन के सामने, कोई संख्या लिखी होगी 1 2, ये उतने नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर सही हो गया तो आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन को। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन है ये 12वां क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, दोबारा से पढ़ लीजिए। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक, ये प्रतिरोध याद रखना 8 ओम, 2 घंटे टाइम, 15 एम्पियर विद्युत धारा, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर हमको निकालनी है, Q अपॉन T। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हम लिखेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर, आप इसमें लिखेंगे जो जो चीजें हमें दी हुई है पहले वो चीजें लिखेंगे। दिया है प्रतिरोध R इज इक्वल टू 8 ओम, विद्युत धारा I इज इक्वल टू 15 एम्पियर और समय T इज इक्वल टू 2 घंटे। ये 3 चीज तो दे रखी थी हमसे, है ना। और हमसे क्या पूछा हुआ था, हमसे पूछा हुआ था ऊष्मा की दर, H जो है क्वेश्चन मार्क। ध्यान ये रखेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान ये रखेंगे जो घंटे में समय दे रखा है इसको सेकंड में बदलना है। तो 2 गुना 60 120 मिनट हो जाएंगे, और सेकंड में बदलना है तो फिर से 60 से गुणा करो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 के 36, 36 दूनी 72, 7200 सेकंड। ठीक है, H निकालना है तो आप लिखेंगे अतः सूत्र H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये फॉर्मूला लगाइए, अपना आंसर निकालिए। H इज इक्वल टू आई कितना है, धारा कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। R कितना है 8, तो 8 ऐसे ही रहा। T कितना है 7200, तो 7200 को गुणा में रख दिया। चलिए अब इनकी गुणा करा देते हैं। 15 गुणा 15 गुणा 8 गुणा 7200, ये सारी गुणा करा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा अपना। ठीक है, तो इसको इत्मीनान से आप गुणा कीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस प्रकार से। H इज इक्वल टू 1296 1 2 3 4। ठीक है, इतना आएगा। इसका मात्रक क्या होगा भाई, जूल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 1.296 कहां पर लगाया मैंने पॉइंट, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लगाया। तो इसके बाद कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, 7 संख्या है जहां पर मैंने पॉइंट लगाया। उसके बाद तो मैं इसको लिखूंगा इंटू 10 की पावर 7, इंटू 10 की पावर 7। इसको आप सिंपली ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आंसर को आप लिख सकते हैं अतः क्या था, ये हीटर था ना हमारे पास, क्या दिया हुआ था हमें, हीटर दिया हुआ था। हाँ, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए, तो आप लिखेंगे अतः हीटर 2 घंटे में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, 1.296 इंटू 10 की पावर 7 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इतनी हीट ये प्रोड्यूस करेगा 2 घंटे में। आ रही है बात समझ में,
आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए फिर से मैं एक बात कहता हूँ, बार बार यही बात कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन का आंसर भी आपने निकाल दिया, लेकिन आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो, दिखा किस तरीके से रहे हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में बस एक लाइन लिखने से अलग से आपको जो भी आपके टीचर कॉपी चेक कर रहे होंगे उन्हें आपका आंसर जो है अलग से दिख जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना काम जो है कितने डेडिकेशन के साथ करते हो, उस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब सही क्वेश्चन पे नंबर तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको आपका काम अगर अच्छा रहेगा, अगर आपने नीटनेस से काम करा है, कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है किसी चीज को, है ना, बहुत सिंपल सादगी सरल शब्दों में आपने बात को समझा दिया है, तो आपको निश्चित उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यही कारण है कि इतने सारे बच्चे साथ में बैठ के एग्जाम देते हैं। उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जिनको पूरी जानकारी होती है, लेकिन सबके नंबर बराबर नहीं आते, किसी के ज्यादा आते, किसी के कम आते हैं। तो जिनके नंबर आते हैं उनका रीजन सिर्फ यही है कि वो वही चीज लिखते हैं कॉपी में जो आप लोग लिखते हो, बस उसको इस तरीके से लिखते हैं कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो आसानी से उनकी कॉपी को चेक कर लेते हैं, और उनकी सारी चीजें जो वो चाहते हैं वो उन्होंने कॉपी में भी लिखी रहती है। तो कोशिश करें आप अभी से, आप लोग अपने बोर्ड, मैं आपको ये कहता हूं कि बोर्ड पेपर आने तक आपको बोर्ड कॉपी लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अभी से आपकी जो नोटबुक है, आप जो जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, वो आप इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से लिखिए कि आप बोर्ड एग्जाम में आप उसको लिख रहे होंगे। कैसे में लिख रहे होंगे? बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप कैसे लिखेंगे वो सोच के आप लिखिए उस आंसर को। ठीक है, तो अभी आपसे गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, उन गलतियों को होने दीजिए, उन पे काम कीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बोर्ड एग्जाम होने तक आप अपनी ज्यादातर गलतियों को जो है इंप्रूव कर चुके होंगे, और वो गलतियां आप बोर्ड पेपर में नहीं कर पाओगे। तो नहीं करोगे तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये काम आप आज से करना स्टार्ट करो। जितनी प्रैक्टिस आप बोर्ड पेपर लिखने की अभी कर दोगे, उतना ही बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आपने करा, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करो। ठीक है, इस तरीके से करो कि आप ऐसा सोचो कि आप इसको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कर रहे हो, तो मजा आएगा। तो देखना आपकी बोर्ड परीक्षा के जिस दिन जब आप कॉपी लिख रहे होंगे, तो आप देखना आपको कितना अच्छा लगता है लिखने में, है ना। ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको बहुत आनंद आएगा, और आप आसानी से जो है बोर्ड परीक्षा को पास भी कर पाओगे। समझ में आया है बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, परिभाषा लिखनी है और मात्रक लिखना है। बताओ, एक एक नंबर का एक मात्रक लिख दो तो 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना छोटा सा क्वेश्चन और 2 नंबर में आया हुआ है। चलिए इसको लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखते हैं। आंसर क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? विद्युत धारा की परिभाषा किसी चालक पर चालक से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या, किसी चालक से होकर एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या को हम उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, I इज इक्वल टू
Q अपॉन T, अर्थात I यानी कि विद्युत धारा, I का मतलब क्या है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय, I इज इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं मात्रक लिखो इसका, तो आप लिखेंगे मात्रक, या फिर ऐसा लिखिए विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक ऐसे लिखिए A, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर। ठीक है, A एम्पियर। बस, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिए। देखिए कितने लाइन लिखे होंगे आपने, 4 या 5 लाइन लिखे होंगे, और 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आप अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से आप इसे लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको ये मिल चुके हैं, और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको लिखने में। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक बच्चे की कॉपी दिखाऊंगा और उन्होंने कैसे लिखा हुआ है अपने आंसर्स को, वो भी आपको दिखाऊंगा। मॉडल आंसर शीट होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपको वो चीज दिखाऊंगा। चलिए, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, सामने देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और आपसे बोला हुआ है जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब देखिए, जल का अपवर्तनांक 1.33 होने का मतलब है, अपवर्तनांक का पहले मतलब क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, 1 बटे अपवर्तनांक। अगर मैं जल में प्रकाश की चाल निकालूं तो वो आएगा 1/1.33। ठीक है, और 1/1.33 का क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1/1.33, तो ये आएगा 0.75 लगभग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं, जल में प्रकाश की चाल, और मैंने बताया सबसे तेज प्रकाश की चाल किसमें होती है, वायु में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक आप उसी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो जल में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल का 0.75 गुना होती है, मतलब कि उससे कम होती है। और कितना कम, 0.75 गुना। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल का 0.75 गुना होती है, ये मतलब हुआ इसका। समझ में आई है बात। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर से लिखने हैं। देखिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया, अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें कि किस तरीके से बच्चे जो है आंसर्स को लिखते हैं। ये है आपकी मॉडल आंसर शीट, ये क्या है, ये है आपकी मॉडल आंसर शीट, आपको मिल जाएगी ये उत्तराखंड बोर्ड की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आपको मिल जाएगी, और ऐसी बहुत सारी शीट्स देखने को मिल जाएगी, तो उस पर जाकर के आप देख सकते हैं आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो ये आपका फ्रंट पेज होता है, ये आपका क्या होता है, फ्रंट पेज होता है। आपको जब बोर्ड में कॉपी मिलेगी तो ऐसी कॉपी मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, वो आपको बता दिया जाएगा वहां पर, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर सीखना जरूरी नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा। जरूरी है आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। ये देखो, इस तरीके की नोटबुक होती है, जैसे आपके कॉपी का पेज है उस तरीके का। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन थे, पहले 6 क्वेश्चन जो थे, पहले जो 6 क्वेश्चन थे, देखो 1 2 3 4 5 6, वो कितने कितने नंबर के थे, एक एक नंबर के। तो उसके आपने देखो एक शब्द में आंसर लिखा हुआ है बस, ये देखिए, देख रहे हो। हमारा आंसर क्या था, थर्ड का, जिसमें पूछा हुआ था कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र, पी और एफ के बीच की दूरी, फोकस दूरी। तो एक शब्द में आंसर लिखा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए, 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए।
समझ में आई बात? ठीक, ये कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में बताओ जरा, कितना टाइम लगेगा? 1 या 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो 2-3 है, प्रश्न संख्या जो 2-3 है, अगर देखा जाए ये भी हमारे पास 1 अंक के प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 2 से 3 तक, स्टार्टिंग में देखो 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न है। ठीक है, 2 से 6 तक हमको 1 अंक के प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न मतलब ये भी 1 अंक का प्रश्न है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं आपको क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नीचे आते हैं और ये देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने अभी अभी सॉल्व करा था, है ना। बल्ब की शक्ति कितनी निकाली थी? 110 वोल्ट। अब न्यूमेरिकल करने का तरीका देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन नंबर को मेंशन कीजिए, कौन से क्वेश्चन का आप उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखिए जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको वोल्टेज दे रखा था, आपको धारा दे रखा था और आपको क्या निकालना है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखिए। जो जो चीजें आपको प्रोवाइडेड है उनको लिखिए और जो आपको निकालना है उनको लिखिए। ठीक है, इसके बाद जो आप सूत्र लगा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, कौन सा सूत्र आप लगा रहे हैं, और उसके बाद आप अपना मान रखिए और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालिए और आंसर के साथ लास्ट में मात्रक भी लगाइए। ठीक हो गया। अब इस बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया, इसने लास्ट में एक लाइन और लिख दी, बल्ब की शक्ति 110 वाट होगी। क्यों लिखा? क्योंकि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, समझ रहे हो बात को, ताकि उसका आंसर जो है और अच्छे तरीके से दिख जाए। और ये देखिए ये सारी चीजें उसने जो है बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है, इसीलिए मैं आपको मेरा कॉपी दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग सीख पाओ कि कितना अच्छा। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही काम करो, आप इससे और अच्छा कर सकते हो, है ना। बट एक तरीका है, मतलब कि आपको कितना नीट काम करा हुआ है और आपको इजीली जो है सब कुछ आप लाइन वाइज जो है पढ़ सकते हैं, आपको कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो बल्ब की शक्ति लास्ट में ब्लैक पेन से आंसर लिख दिया गया है कि बल्ब की शक्ति क्या होगी? 110 वॉट होगी। खत्म। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 6 तक ना, 6 तक 1 नंबर के क्वेश्चन। अब नीचे आते हैं, देखो दूरदृष्टि दोष, अभी क्वेश्चन करा था ना दूरदृष्टि दोष का। देखिए व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होगा और उसको अंडरलाइन कर दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया है? अंडरलाइन कर दिया गया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो है ये आप यहां से देख सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं अपनी बोर्ड की कॉपी राइटिंग में। इससे निश्चित आपके नंबर जो है उनमें वृद्धि होगी। और क्वेश्चन हमने कौन सा करा था? हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा था वो करा था क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक, नहीं 10 नहीं, हमने करा था 12। ठीक है, अब देखो 12 क्वेश्चन कैसे करा है। देखो 12 क्वेश्चन में हमने कौन सा क्वेश्चन करा था? जो ऊष्मा की दर निकाली थी, अभी अभी क्वेश्चन जो करा था, है ना, ऊष्मा की दर को निकालने का। तो देखो आर प्रतिरोध हमको दे रखा था 8 ओम, धारा आई दे रखी थी 15 एम्पियर, समय दे रखा था 2 घंटे, हमने उसको सेकंड में बदला। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया। ठीक है, उसके बाद कौन सा सूत्र लगाना है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेशंस करिए, अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लास्ट में आपको आंसर को लिखना है, ठीक है। और आंसर को लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको आंसर को लिखने के बाद उसको हाईलाइट भी करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे जूल लिखा हुआ है, ये जो जूल है इसको हम कैपिटल जे लिखते हैं, ठीक है, और JOULE लिखते हैं, JOULE, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीजें आप लिख रहे हैं वो आपको सही भी लिखनी है। समझ में आई बात? बहरहाल ये आंसर तो सही है, ठीक है। बाकी वो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से मार्क्स देना चाहते हैं या फिर आपके नंबर उसमें काटना चाहते हैं। तो चलिए ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए आई होप कि आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे एक बार। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।